रात रजाइयों में काटने से सफलता आती ही नहीं, यूं ही दुनिया किसी के गुणगान गाती नहीं। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं जन मुद्दा द जीरो मीडिया पर संवाद कार्यक्रम। और संवाद कार्यक्रम के आज के एपिसोड में हमारे साथ जो व्यक्तित्व हैं उनके बारे में यह पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। मैं बात कर रहा हूँ पेशे से अधिवक्ता, दिल से साहित्य प्रेमी और कर्म से एक सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट प्रणव द्विवेदी शुभम के बारे में, जो गोरखपुर जनपद के दक्षिणांचल में बसे हुए प्रमुख व्यावसायिक कस्बे बड़हलगंज में शिक्षा के क्षेत्र में, पठन पाठन के क्षेत्र में एक नया आयाम गढ़ रहे हैं। आज के समय में नवयुवाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करने में अपने जनता लाइब्रेरी के द्वारा नित नए कदम आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। आइए हम आपको मिलवाते हैं एडवोकेट प्रणव द्विवेदी शुभम से। बहुत बहुत स्वागत है प्रणव जी आपका हमारे संवाद कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी आपके आगमन हेतु और मुझे इस लायक समझने हेतु कि मैं आपके पोर्टल पे, यूट्यूब चैनल पे बातचीत कर सकूं। सबसे पहला प्रश्न जो होता है प्रणव जी आपसे यही कि जनता लाइब्रेरी की स्थापना कैसे हुई, इसके पीछे क्या कारण रहा और आखिर आपने जनता लाइब्रेरी की ही स्थापना क्यों की? विश्वविद्यालय में मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का। तो विश्वविद्यालय में पढ़ने के दौरान मैंने ये महसूस किया था कि मैं अपने जो दोस्तों से बहुत पीछे हूँ कुछ मामलों में, खास तौर से कोर्स से इतर के जो मामले रहे, साहित्य के मामले, भाषणों को तैयार करते समय लिखने में जो शब्दों की ज़रूरत होती थी, तो जब उस कमी पे अध्ययन किया तो ये अब जब पता चलता है कि वो कमी ये है कि हम और किताबों से नहीं जुड़े रहे। मैंने बचपन से इंडिया टुडे वगैरह पढ़ी थी, लेकिन तमाम ऐसी किताबें थीं जिनको और भी पढ़ लेना चाहिए था। मसलन प्रेमचंद जी को भी ज़्यादा ही पढ़ लेना चाहिए था, वो भी हमने नहीं पढ़ा। तो उसकी जो कमी मैं समझ में आई कि वो कमी कैसे रही, तो उस वजह यही थी कि ग्रेजुएशन तक हम जहाँ शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए, इंटर में भी, वहाँ लाइब्रेरी को लेकर ऐसा कल्चर नहीं था कि एक स्वतंत्र कल्चर हो कि कॉमर्स का विद्यार्थी साहित्य पढ़ सके, विज्ञान का विद्यार्थी साहित्य पढ़ सके, बीए करने वाला विद्यार्थी अगर विज्ञान का कुछ खोजना चाहे तो कुछ खोज सके। तब शुरू से एक विश्वविद्यालय में ही एक ऊक थी मन में कि क्षेत्र में एक ऐसी लाइब्रेरी हो, मेरे अपने क्षेत्र में, कि जो अब अगली पीढ़ी तैयार हो रही है, जो नए लोग अब तैयार हो रहे हैं या पुराने लोग भी जो पढ़ना चाहते हैं, उनको एक ऐसी जगह मिल जाए कि वो जैसी किताबें चाहें वो स्वच्छंद होकर पढ़ सकें। तो बस पहले तो किताबों के ही उद्देश्य से लाइब्रेरी स्थापित हुई, और मेरी अपनी व्यक्तिगत इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि मैं बस इसको स्थापित कर सकूं, बना सकूं। तो इसलिए वो जनता की ही लाइब्रेरी थी, जनता के द्वारा बनाई जा रही थी, इसलिए उसका नाम जनता लाइब्रेरी है। तो इसलिए जनता लाइब्रेरी की स्थापना हुई। आपने जितने सहज तरीके से कह दिया कि मैंने ऐसे सोचा और एक जनता लाइब्रेरी की स्थापना हो गई, इतना सहज हकीकत में होता नहीं है। तो कितना कठिन रहा एक संकल्प को साकार करना? जी ये सही कह रहे हैं आप कि किसी भी काम को पूर्ण करना आसान नहीं होता, वो बाद में आसान दिख सकता है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो किसी को लग सकता है कि आसान होगा, तो लोगों ने, वो एक शेर है ना, मुझे भी सही से नहीं याद आ रहा, कि किसी ने देखे नहीं है मेरे पाँव के छाले। तो ठीक है, इज्जत जलालत दोनों झेलनी पड़ती है ऐसे कामों के लिए, और जब जनता का काम है तो ऑब्वियसली निश्चित रूप से जनता के द्वारा ही सहयोग से बना हुआ है। तो शुरू में ही थोड़ी कठिनाई आई। पहला फेसबुक पोस्ट मुझे याद है जिसपे आशावादी और निराशावादी दोनों कमेंट्स आए, लेकिन बहुतायत लोगों ने समर्थन दिया, तो एक ऊर्जा मिली। और अपना थोड़ा सा मसला अलग है, जो ठान लो वो कर लो किसी भी सूरत हाल में।
और कम ही चीज ठानते हैं और उन चीजों को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो बस परिणाम सामने है। हाँ, थोड़ी मेहनत, थोड़ा कष्ट तो हर चीज में होता है। परिवार, जब आप किसी भी प्रकार के सामाजिक सरोकार से जुड़ते हैं तो बड़ा ज़रूरी हो जाता है आपके परिवार का एक सहयोग, समर्थन मिलना। परिवार का क्या रोल है आपके इस भूमिका में? परिवार का कैसा समर्थन रहता है? माता-पिता का क्या रोल रहता है आपके इस कार्य में? मैं भी एक सामान्य परिवार से आता हूँ। मेरे भी माता-पिता के सपने वही हैं जो हर माता-पिता के होते हैं, कि मैं भी पढ़ लिख के समय से नौकरी वगैरह किया होता, ये सब किया होता, या और भी आज भी जो कर रहा हूँ, जो मेरा पेशा है उसमें और अच्छा करूँ, ज़्यादा कमाऊँ। लेकिन किसी भी माँ-बाप को, ख़ास तौर से जो सामान्य परिवार से आते हैं, मध्यम वर्ग से आते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि लड़का सामाजिक रुख अख्तियार करे। तो मेरे माता-पिता भी शुरू में थोड़ा मेरे इस ऐसे कार्यों के विरोध में ही रहे। आज भी कभी न कभी थोड़ा वो झल्ला जाते हैं कुछ हरकतों से, लेकिन उनको भी पता है कि काम गलत नहीं है, तो वो भी खुश रहते हैं। लेकिन हाँ, माता-पिता हैं, उनकी अपना एक सोच है, उनकी अपनी मान्यताएँ हैं अपने बच्चों के प्रति, और वो अधिकांश माता-पिता की होती है। तो ठीक है, मिला-जुला एक तरीके से समर्थन, और समर्थन नहीं भी है, तो सारी चीज़ें हैं। किसी लेखक की हमने एक लाइन पढ़ी थी कि भगत सिंह सबको चाहिए लेकिन अपने घर में नहीं चाहिए। तो ऐसा कुछ है, लेकिन आप अपने कार्यों से अब अपने माता-पिता को भी यह विश्वास दिलाने में कायम हो पाए हैं, सक्षम हो पाए हैं। देखिए, मैं बताऊँ अजय जी आपको कि ये जो है ना कि भगत सिंह चाहिए सिर्फ अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में, ये सिर्फ माता-पिता पे लागू नहीं होता है, ये हम पे भी लागू होता है। कि हम कुछ चाहते हैं, तो वो भी तो हम दूसरे से चाह रहे हैं कि कोई ऐसा कर देता, तो वही हम कर लेते। तो भगत सिंह ने देश आज़ाद कराया था, तो अब भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आज़ादी की आवश्यकता है। तो किताबों के लिए के भी आज़ादी की आवश्यकता थी कि कोई भी कुछ भी पढ़ सके। तो बस उस आज़ादी के लिए हमने एक कोशिश की है, तो हम आहुति दे रहे हैं, और उसमें लोगों का समर्थन है, तो इसलिए वो चीज़ें सुचारू रूप से ढंग से चल रही हैं। जनप्रतिनिधि, जब भी कोई चुनावी माहौल होता है तो बहुत से जनप्रतिनिधियों का तमाम प्रकार के विषयों में तमाम वादे होते हैं। आप सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं। क्या आपको जनप्रतिनिधियों से जब आप व्यक्तिगत तौर पे मिलते हैं तो क्या उनके अंदर भी इन सामाजिक बुराइयों के प्रति क्या कोई कसक होती है? जैसा कि हमने देखा, जब हमने आपके व्यक्तित्व पर सर्च किया तो हमें पता चला एक बार बड़हलगंज बस स्टॉप के पास गंदगी का काफ़ी अंबार लगा रहता है, जिसके लिए आप एक बार अनशन पर भी बैठे और उस अनशन का परिणाम भी निकला। क्या लगता है आपको कि जो राजनीतिक लोग होते हैं, क्या उनके अंदर क्या व्यक्तियों के संवेदना का कोई महत्व होता है? मेरा तो यही मानना है कि होता है, और वक्त के साथ उनके अंदर भी परिवर्तन आता है। देखिए, नेता ना, नेताओं का क्या मतलब होता है? नेता जो आपका नेतृत्व कर रहा है, और उसका ये एक वर्ड है कि वो आपका प्रतिनिधि होता है। तो प्रतिनिधि किसका है? वो हमारा, आपका ही तो प्रतिनिधि है। तो हम अब जिस दशा दिशा में जा रहे हैं, उसी दशा दिशा में हमारा नेता भी जा रहा है, हमारा प्रतिनिधि भी हम चुन रहे हैं। तो जितने दोषी अगर इन मामलों में हमारे प्रतिनिधि, हमारे नेता हो सकते हैं, उतने ही हम भी हैं, जनता भी उतनी है। और रही बात है आपने ये जो गंदगी की, अनशन और ये सारी बातें की, तो इसका मेरा थोड़ा सा इतिहास ही दूसरा रहा है। मैं विश्वविद्यालय के दौर में भी मैंने यही कराया है, और जब कराया है तब उसका समूल नष्ट कराया है। एक दिन झाड़ू लगवा के कुर्रम नहीं पूरा कराया, उसको समूल रूप से नष्ट कराया है। तो बाईपास भी कूड़ों का अंबार था, वो वहाँ पे ठेले लग रहे हैं, लोग वहाँ पे बैठ रहे हैं, कोई चाय पी रहा है, कोई कॉफी पी रहा है, कोई भुजिया खा रहा है। तो बस ठीक है, वो हमारी जगह थी, हमारा घर था, हम उसकी वजह से बेइज्जत हो रहे थे, तो बस हम बैठ गए, भैया सही हो गया। तो अगर हमारे थोड़ी देर बैठने से ही अगर सही हो जा सकती है चीजें, तो हम आगे भी कोशिश करते रहेंगे। कोविड काल में जब पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ था, उस समय प्रणव द्विवेदी का एक अलग ही व्यक्तित्व उभार पाता है। कैसे प्रेरणा जगी आपको? जब सभी लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, उस समय कैसे एक बालक अपने साथ 2-4 युवाओं की टोली लेके और दक्षिणांचल मांगे कोविड अस्पताल, इस तरह की मुहिम चलाता है? अजय जी ना, मेरे जीवन में
कुछ और है ना है, मेरे पास दोस्त हर प्रकार के हैं। जितने प्रकार के लोग होते होंगे ना, उतने प्रकार के मेरे पास दोस्त हैं। तो मेरे पास क्रांतिकारी दोस्त भी हैं। तो पहले कोविड से ही मैंने अपने क्रांतिकारी दोस्तों से ही जलते भूनते सीखते ही शुरुआत की थी। और जिस आप अभियान की बात कर रहे हैं, वो वक्त की मांग थी। उस वक्त में सिर्फ एक निजी अस्पताल, दुर्गावती अस्पताल डॉक्टर मनोज यादव जी का, वही सेवाएं दे रहा था। और संख्या बीमारों की, पीड़ितों की इतनी ज्यादा थी कि एक अस्पताल उस संख्या को नहीं सेवाएं प्रदान कर सकता था। और बहुत सारे लोग थे जो कि निजी अस्पताल की सेवाएं उस वक्त नहीं उठा सकते थे। हम कितनी भी योजनाओं पे बात कर लें, आज भी एक आम आदमी के लिए निजी अस्पताल तक पहुंचना उतना आसान नहीं है। हाँ, वो जो प्रधानमंत्री जी की योजना है, उसने बहुत काम किया है आयुष्मान ने, लेकिन फिर भी अभी निजी अस्पताल एक मजदूर वर्ग से, कह सकता हूं मैं, दूर है। तो उस वक्त मुझे लगा कि सरकारी अस्पताल की मांग बड़हलगंज में होनी चाहिए, जो कि होम्योपैथिक अस्पताल में वो चीज़ें तब्दील करके की जा सकती थी। तो उपज दिमाग में आई, दोस्तों ने साथ दिया और परिणाम निकला। हालांकि बाद में कुछ श्रेयस तल पड़े जी लोगों ने उस अभियान की भी बलि चढ़ा दी, लेकिन ठीक है, जो वक्त की जरूरत थी। हमको अपना हिस्सा निभाकर खुशी है कि हम कम से कम सचेत थे। बाकी आप अपने उद्देश्य में सफल रहे, आपने एक सामाजिक व्यक्ति की भूमिका को निभाया, इससे आपको संतुष्टि है। आप बड़हलगंज में यादों में अटल और रस रंग के साथ साथ वर्तमान में इत्मीनान नामक एक कार्यक्रम के साथ समय समय पर लोगों के मन में काव्य धारा के प्रति, साहित्य के प्रति एक नई चेतना जगाने का कार्य कर रहे हैं। कैसा अनुभव रहा कुछ प्रतिष्ठित कवियों को बड़हलगंज की धरती पर बुलाकर? यहाँ की जनता का कैसा आपको सहयोग या समर्थन मिला? आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या रहा? क्या ऐसे आयोजनों को अगर करने के लिए कोई और युवा, कोई और सामाजिक कार्यकर्ता सोच रहा हो, तो उसे किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? अगर कोई युवा सोच रहा है तो मेरी बस उससे एक ही गुजारिश है कि सबसे पहले एक टीम पे काम कर लीजिएगा। टीम बना लीजिएगा एक छोटी सी, जो आपके साथ जीने मरने के लिए तैयार हो जाए उस अभियान में। उसके बाद वो काम आप करा ले जाएंगे। और थोड़ा सा अपनी व्यक्तिगत जो आपका मान होगा, जिसको आपने तथाकथित रूप से पाल लिया होगा, उसको थोड़ा सा किनारे कर दीजिएगा। सामाजिक काम करते समय जब आप समाज के हो जाते हैं तो थोड़ा सा आपको अपने मान को, मुझे ऐसा लगता है कि हल्का सा साइड रख देना चाहिए। और बाकी आप उसके बाद कुछ भी कर ले जाएंगे। और दूसरी बात, जो आपने सवाल का प्रमुख अंश पूछा है कि इत्मीनान हो, यादों में अटल हो, रसरंग हो, तो बस एक वो भी फिर वही कमी थी। एक लंबा गैप था क्षेत्र में, कवि सम्मेलनों का एक गैप था। हमारे यहाँ इतिहास रहा है कि नेशनल की फील्ड भर जाती थी। मैंने सुना है ऐसा कि कवि सम्मेलनों में नेशनल की फील्ड भर जाती थी, पूरी की पूरी फील्ड भर जाती थी। तो हम फिर से उस दौर को ले आना चाहते हैं कि आज बड़े, मतलब मैं तमाम ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जानता हूँ। बगल में ही गोला है, डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी के नेतृत्व में वहाँ आयोजन होता है। हमारे ही बगल में गोठा है, वहाँ पर वीरेंद्र उपाध्याय जी हैं, पत्रकार हैं, उन लोगों के नेतृत्व में आयोजन होता है। तो ऐसी जगहों पर भी, और उससे भी सुदूर तमाम ऐसे गांव हैं, बलिया के पास कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर साहित्यिक आयोजन होते हैं, पूरी भीड़ होती है। गोपालगंज में ऐसी संख्या जुड़ती है, लोग साहित्य का भी रसपान करते हैं। तो बड़हलगंज क्यों पीछे रहना चाहिए? तो उसी उद्देश्य से ये सारी चीजें हो रही हैं। और बस अभी लोगों का सहयोग है, लोग भी जुड़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो चीजें चल रही हैं। शिक्षा दीक्षा प्रणव द्विवेदी शुभम की कैसे हुई? हालांकि आपने पहले ही बात में कहा कि मैं और विद्यार्थियों की तरह बहुत तेज तो नहीं था, लेकिन तब भी कैसे पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई आपकी? प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाए, बचपन कैसे बीता? अ, बचपन तो मेरा बहुत होनहार वाला बीता है, क्योंकि बचपन में मन भी बहुत लगता था और ठीक ठाक, मतलब अच्छे विद्यार्थियों में गिनती थी। उसके बाद थोड़ा सा उम्र ने भी अपना रुख बदला और पारिवारिक स्थितियां कुछ ऐसी हुई कि थोड़ा सा मुझे स्वतंत्रता ज़्यादा मिल गई। तो उसका मैंने दुरुपयोग ही ज़्यादा किया है। तो बाद में औसत विद्यार्थी के रूप में तब्दील हो गया। हाँ, लेकिन जितनी भी की है
थोड़ी ही जो भी की है, और कोर्स से इतर वाली पढ़ाई थोड़ा ज़्यादा की है मन से। बाकी जो कोर्स की भी की है वो मन से की है, और शिक्षा दीक्षा 8 तक तो कक्षा 8 तक बड़हलगंज के स्थानीय विद्यालयों से की है, और कक्षा 9 से 12 शिशु मंदिर गोरखपुर से। फिर ग्रेजुएशन मेरा बड़हलगंज से है, स्नातक बीकॉम, और फिर विधि स्नातक दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से। और फिलहाल आप इस समय गोरखपुर कचहरी से ही अपने वकालत की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। जनता लाइब्रेरी जिसको लेकर प्रणव द्विवेदी शुभम की एक छवि उभर के आती है, जनता लाइब्रेरी और लाइब्रेरियों से अलग कैसे है? यह विशुद्ध रूप से जनता की लाइब्रेरी है। इसको कोई नहीं हो सकता ना जो इसको अपना मालिक कह दे। इसके जर्रे जर्रे में तमाम लोगों का अंश है। ये तमाम लोगों के सहयोग से बनी है, तो कभी आपको हर जगह ना मैनेजर मिल जाएंगे, ओनर मिल जाएंगे, प्रोपराइटर मिल जाएंगे। हमारे यहाँ संयोजक हैं, हमारे यहाँ उप संयोजक हैं, हमारे यहाँ सह संयोजक हैं। तो हम एक अभियान को लेके चल रहे हैं। हम लाइब्रेरी के कॉमर्स को लेके नहीं चल रहे हैं, हम अभियान को लेके चल रहे हैं। हालांकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो पैसा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज़रूर उसमें इन्वॉल्व होता है। हम इसीलिए किताबों का शिक्षण आज भी हमारा निःशुल्क है, लेकिन जो तैयारियों वाला जहाँ पे विद्यार्थी पढ़ते हैं उसके खर्चे महीने के लगातार ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो एक मिनिमम शुल्क 400 पे है। और अब तक की जो लाइब्रेरियां हैं उसमें सबसे कम पे हैं हम, जहाँ तक हमको पता है, और बस यही कोशिश है। एक आदर्श समाज की अगर हम बात करें तो एडवोकेट प्रणव द्विवेदी की दृष्टि में एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? आदर्श समाज, अभी तो हम जैसे जब तक हम खुद आदर्श न हो जाएं, जब खुद में हजार कमियां हैं, अभी उसको भी तो दूर नहीं कर सके हैं। निरंतर प्रयास कर रहे हैं, चरैवेती लगे हुए हैं। हमारे तमाम दोस्त हैं, कुछ लोगों के ऐसे एहसान है जो व्यक्तिगत रूप से हमारी बुराइयों को हटा रहे हैं जीवन से। तो जब अपनी पूरी तरीके से बुराइयां हटा लेंगे तब आदर्श समाज की भी बात करेंगे। लेकिन आदर्श समाज जो अभी मुझे लगता है थोड़ा बहुत, कि हम बस कुछ ना हो जाए तो अपने प्रति और राष्ट्र के प्रति, दोनों के प्रति, पहले अपने प्रति हो जाएंगे तो राष्ट्र के प्रति ऑब्वियसली हो जाएंगे, ईमानदार हो जाए, नैतिक हो जाए। बस अभी तो मेरा इतना ही कहना है। आपने जैसे बात किया कि जनता लाइब्रेरी में बहुत से लोगों का सहयोग है, वहीं से मेरा एक प्रश्न आता है कि प्रणव द्विवेदी शुभम को तो सभी लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, तप रहे हैं, इस ध्वजा को लेके सबसे आगे आगे चल रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी लोग होंगे आपके साथ के जिनके बारे में लोग कम ही जान पाते हैं, और आप जब अपने व्यक्तिगत चर्चा को करते हैं तो उस समय आप जिक्र करते हैं ऐसे लोगों का। तो ऐसे कौन से लोगों का आप जिक्र करना चाहेंगे जिनके बिना आपको ऐसा लगता है कि यहाँ तक का सफ़र आसान नहीं होने वाला था? अजय जी, वो जो पीछे संख्या खड़ी है ना हमारे, या जो आगे खड़ी है, वो इतनी बड़ी है कि जिसने हमको ना कभी 100 रुपए की कोई एक किताब का भी सहयोग किया, उसका भी, जिसने हमको 50,000 का भी सहयोग किया, उसका भी, हम बराबर ऋणी हैं उसके। वो जरूर कहीं ना कहीं मेरे ऊपर एक व्यक्तिगत ऋण भी है, मैं उसको व्यक्तिगत ऋण भी मानता हूँ। ये सामाजिक सहयोग है, ये सच्चाई है, लेकिन वो कहीं ना कहीं फेस वैल्यू का भी मसला है। तो टीम, सबसे बड़ी बात तो जो हमारी जनता लाइब्रेरी की टीम है, मैं प्रत्येक सदस्य का कहीं ना कहीं उसमें आभारी हूँ व्यक्तिगत रूप से। फिर वो सारे लोग, मैं किसी का नाम लूंगा ना तो जरूर, क्योंकि नामों की श्रृंखला इतनी बड़ी है कि जरूर नाम छूटेंगे, और वो मेरे लिए मुझे लगता है कि सही नहीं है, वाजिब नहीं है कुछ नामों को छोड़ना। तो उन सभी लोगों के प्रति मैं शुक्रगुजार हूँ आपके माध्यम से, जिनकी वजह से जनता लाइब्रेरी बनी, जनता लाइब्रेरी बढ़ी और बढ़ती जा रही है और चलती जा रही है। जाते जाते हम आपसे मोस्ट वांटेड एक प्रश्न करना चाहेंगे। प्रणव द्विवेदी शुभम, वांटेड शब्द से हमारे दर्शक समझ गए होंगे, उसी फिल्म के नाम से हमारा यह प्रश्न आता है कि प्रणव द्विवेदी शुभम विवाह कब करने जा रहे हैं? अजय भाई, पिछले कुछ
बातचीत में जब ना आप जैसे जो लोग मीडिया से जुड़े हैं, चाहे जो से, इन बातचीत में ये सवाल मेरे सामने अब तीसरी चौथी बार आ रहा है। एक तो ये फील वो आ रही है कि राहुल गांधी और सलमान खान की श्रृंखला में न चला जाऊं लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उस श्रृंखला का अंग न बनूं। और रही बात की शादी कब कर रहा हूं, तो मैं शादी जरूर करने के मूड में हूं। हाँ, मेरी वचनबद्धता है कहीं पे, अगर ईश्वर चाहेंगे, लोगों की दुआ लगेगी, तो मैं अपने उस वचन पे खरा उतर पाऊं तो सबसे बेहतर, वरना फिर माँ बाप की इच्छा से मैं शादी कर लूंगा। अब केवल आपसे आखिरी प्रश्न हमारा कि अब तक के जीवन को प्रणव द्विवेदी शुभम कैसे देखते हैं और क्या सोचते हैं कि अभी कौन कौन से सपने हैं सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए? व्यक्तिगत रूप से मानिए तो मैं असफल इंसान हूं। सामाजिक रूप से मानिए तो मैं आंशिक सफल इंसान हूं। और पारिवारिक रूप से भी मैं आंशिक सफल इंसान हूं। सफलता का कोई असल में पैमाना नहीं होता है इन क्षेत्रों में, सामाजिक और पारिवारिक, इसलिए मैंने आंशिक जोड़ दिया। हाँ, व्यक्तिगत रूप से असफल मैं मानता हूँ खुद को, क्योंकि अभी मैं तमाम ऐसे पैमाने हैं जिसको खुद नहीं पूरा कर पा रहा हूँ, तो इसलिए अभी तो खुद को असफल ही मान के चल रहा हूँ। क्योंकि तमाम ऐसे रिजेक्शंस हैं, तमाम ऐसी असफलताएं हैं, तमाम ऐसे अस्वीकारीकरण हैं जीवन में। आप जितने भी असफलताओं की बात कर रहे हैं उन सब का मूल हमको लग रहा है कि जाकर एक ही पैमाने पे रुकता होगा, जो आज का वर्तमान समाज जिसे सफलता का मानक मानता है। केवल आय के स्रोत को आप सफलता का मानक मान रहे हैं? देखिए, हमारे मानने न मानने से तो चीजें हैं, ठीक है, जो भी होंगी। मैं ऐसा नहीं कि पैसा नहीं कमाता हूँ, मेरी प्रैक्टिस इतनी चलती है, मेरा जो भी काम है वो इतना चलता है कि मैं एक सम्मानजनक जीवन जीता हूँ। मैं उस पैमाने से भी खुद को असफल नहीं मानता हूँ, क्योंकि तमाम लोगों को मैं जिनको जानता हूँ जो मेरे साथ के, वो मुझसे भी कम कमाते होंगे, तमाम मुझसे ज्यादा कमाते हैं। तो कमाने का तो ना कोई पैमाना है, ना उसकी कोई चाहत है, क्योंकि आप जितना कमाएंगे आपको उतना घटेगा। मैं आपसे लेकिन जो असफलता के और सामाजिक पैमाने हैं ना, उस पे मुझे ऐसा लगता है, जो कि जीवन में कुछ चीजें ऐसी घटती हैं, तो ऐसा लगता है कि मैं असफल हूं, इसलिए वो चीजें घट रही होंगी मेरे साथ, ऐसा हो रहा होगा। इसलिए मैं खुद को अभी तक व्यक्तिगत रूप से सिर्फ और सिर्फ प्रणव द्विवेदी शुभम के लिए असफल मानता हूं। बाकी मैं सामाजिक रूप से आंशिक सफल मानता हूं, क्योंकि समाज ने मेरे साथ जुड़ के या मैं समाज के साथ जुड़ के तमाम मैंने सफलताएं प्राप्त की हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति में रहा हो, चाहे वो सामाजिक कार्यों में रहा हो। और पारिवारिक रूप से भी मैं कितना भी नालायक हूँ, निकम्मा हूँ, लेकिन परिवार का एक अच्छा अंग हूँ और जिम्मेदार अंग हूँ, और परिवार की जिम्मेदारी को समझता हूँ, तो इसलिए मैं उसमें भी अपने आप को आंशिक सफल मानता हूँ। मेरा प्रश्न इसीलिए था क्योंकि आपको बहुत सारे युवा जो आपके इस अभियान से जुड़े हैं वो आपको फॉलो करते हैं। तो अगर कहीं उनका अगुआ ही यह कहेगा कि हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं यह असफलता का मार्ग है, तो उन बच्चों का मनोबल न टूटे, इसलिए मैंने कहा आप इसको क्लियर कीजिए। मैंने इसीलिए कहा कि मैं सामाजिक रूप से आंशिक सफल हूँ, मैं पारिवारिक रूप से आंशिक सफल हूँ, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से अभी असफल इंसान की कैटेगरी में हूँ। तो एक बेहतर समाज के लिए एक बेहतर लोगों का रहना कितना आवश्यक हो जाता है, और इसी उद्देश्य को लेकर जन मुद्दा द जीरो मीडिया लगातार ऐसे ही समाज में तप रहे लोगों से जो समाज हेतु कुछ न कुछ बेहतर करने का सोच रखते हैं या जिन्होंने अपने जीवन को कुछ बेहतर करने के लिए खपा दिया है, ऐसे ही लोगों से संवाद कार्यक्रम करके जन मुद्दा द जीरो मीडिया आप तक उनके विचारों और भावों को पहुंचा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और किसी व्यक्तित्व से हम आपकी मुलाकात करवाएं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।